Hello everyone, my name is Atmaling. Today we like to have a lecture number 5 on last few days we had a discussion on different types of hardwares, how to select the different types of hardwares based on the industrial applications, how to select the material as per the applications, different types of coatings associated with the hardwares like nuts, bolts, washers, stud, grub screw, and almost we had gone through 20 plus different catalog tables for selection of the right size of hardwares in case of bolts, head, and the thread types. Here we like to have today related with the calculations of the specific size of the hardwares, that how to select the specific size depend upon the load as per the applications. We also had a discussion on marking with the bolts, that is head marking, okay, in terms of NC, in terms of SAE, types of hardwares, how to select the different types of hardwares based on the industrial applications, how to select the material as per the applications, different types of coatings associated with the hardwares like nuts, bolts, washers, stud, grub screw, and almost we had gone through 20 plus different catalog tables for selection of the right size of hardwares in case of bolts, head, and the thread types. न्यूटन तो 200 किलो न्यूटन मतलब 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन बराबर है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ बोल्ट की कैलकुलेशन। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ बोल्ट, ये इजी जा रहा है ना पहले से। यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट अगर आप लिखते हो बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये है 8.8 वाला और ये है ओके, ये आ गया। अब देखिए दिस इज इक्वल टू, मेरे पास टोटल बोल्ट, टोटल लोड कितना है 200 डिवाइड बाय एक बोल्ट कितना लेता है इतना, दिस इज इक्वल टू ये आ गया, करेक्ट है। यहाँ पे भी हम करते हैं टोटल लोड कितना है, ये नंबर ऑफ बोल्ट एक लोड पे कितना आता है ये आ गया इतना। यहाँ पे भी देखिए दिस इज इक्वल टू टोटल लोड कितना है 50, ये 200 डिवाइडेड बाय एक बोल्ट पे कितना है दिस वन, कैन यू सी दिस टोटल लोड कितना है दिस वन, करेक्ट। इसको मैं इक्वल करता हूं दिस डिवाइडेड बाय, कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड फॉर दिस कि ये क्या है एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ पे पता चला बेटा तो नाउ इसके ऊपर का स्टेप्स मैं आपको बताता हूं, इसके ऊपर का स्टेप मैं आपको बताता हूं। if you can see this, ओके, ये नंबर ऑफ बोल्ट ऑड फिगर आ रहा है ना, अभी अननोन क्या है इसमें नंबर ऑफ बोल्ट, ठीक है। मैं इसको सेल करता हूं, सेलिंग दिस नंबर कॉमा 0 1, एक डिजिट पे चाहिए, स्पेलिंग गलत हुआ क्या, दिस आई कॉमा 1 आ गया, खींच लो यहां तक। कैन यू एबल टू सी ये क्या है, ये इंटीजर में आ रहा है ना और ये एक्चुअल। Have you understood what I'm trying to update you? In what details I'm updating you? अगर आप
M12 8.8 के साथ जाते हो तो गो विथ 8. ओके, अगर आप M12 M12 with 8.8 grade, if you are going, you should have to go with the 8 as a number of. लेकिन ये अभी odd figure आ रहा है. Okay, this is odd figure, so I should have to make a symmetric design. So I have made this one as 6. So if my application carries a 200 kilonewton load, मतलब 200 into 10 raised to 3 या 2 into 10 raised to 5 जो भी कुछ होगा, इतना अगर लोड कैरी करता है तो मैं M12 with a category of 8.8 I need a 8 number of bolts, whereas if I'm going to go with M12 with a property class of 12.8 I need a 6 number of bolts. और यहाँ पे भी मैंने एक प्लस किया है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी, एक्चुअल लोड ये कितना लेता है देखते हैं हम. ये जो एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल लोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोल्ट इनटू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कैलकुलेटेड लोड कैरिंग कैपेसिटी. डू यू एग्री? अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो आप देखेंगे तो दिस मस्ट हैव बीन ग्रेटर देन 2, मतलब ये जो 200 into 10 raised to 3 है ना बेटा, इससे ये ग्रेटर होना चाहिए. और आपने इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस वन इन एवरी कंडीशन, यहाँ पे 2,15,000 है, यहाँ पे 2,42,000 है, मतलब ये सब में ये इससे ज्यादा ही होना चाहिए तो ही ये डिजाइन अलाउएबल होगा, नहीं तो ये रिजेक्टेबल होगा. ये एक्चुअल लोड आफ्टर कैलकुलेशन. मतलब अगर आप देखते हैं कि इफ यू गो विथ 6, ये 242 मतलब 242 किलो न्यूटन. डू यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इससे आपको ये पता चलता है कि मैंने यहाँ पे और फिगर था इसलिए इसको इवन डिजाइन के लिए प्लस किया, स्टिल इट इज गोइंग टू टेक द 42% एक्स्ट्रा. ये सभी इसमें. सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स डिपेंड अपॉन द लोड कैरिंग कैपेसिटी. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक बोल्ट का एरिया जो है वो एरिया निकाला, पर बोल्ट कितना लोड आता है वो दिखाया, ग्रेड कैपेसिटी के हिसाब से वी कैलकुलेटेड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ. डिपेंड अपॉन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी कैलकुलेट द अलाउएबल स्ट्रेस लिमिट. डिपेंड अपॉन द अलाउएबल स्ट्रेस लिमिट और एरिया, वहां से हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल बोल्ट मिला. लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल बोल्ट को हमने टोटल लोड से डिवाइड किया तो मुझे मिला नंबर ऑफ बोल्ट. जो नंबर ऑफ बोल्ट आ रहा था वो इंटीजर में आ रहा था या ऑड वैल्यू आ रही थी, उसको मैंने सीलिंग में ले लिया तो वो आइदर इवन आएगा नहीं तो ऑड आएगा. अगर इवन आ गया तो मैंने वैसे के वैसे रखा, अगर ऑड आया तो उसको +1 किया. यहाँ पे 5 आया था ना, बिकॉज दिस इज 4.94 विच इज इक्वल टू 5. सीलिंग करूंगा तो 5 आएगा, 5 तो ऑड डिजाइन आ रहा है, तो मुझे बोला गया है कि सिमेट्रिक डिजाइन कर. एक तो तू दो तो नहीं रख सकता, 4 रख, 6 रख, 8 रख, 10 रख, ये 9 7 किधर रखेगा यार, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक डिजाइन. तो मैंने इसको 6 किया. सो अल्टीमेटली जो मेरा टोटल लोड है उस लोड से ये जो कैरिंग कैपेसिटी है विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, मेरे पास अभी सिलेक्शन के लिए M12 8.8 क्लास के मैं 8 बोल्ट यूज कर सकता हूं. दूसरा M12 12.8 कैपेसिटी के 6 बोल्ट यूज कर सकता हूं. M16 8.8 कैपेसिटी का 4 यूज कर सकता हूं. या M16 इसको मैं अवॉइड करूंगा, आई विल नॉट गोइंग टू यूज दिस वन. 3 प्लेन लॉक करने के लिए मिनिमम 3 लगता है, ओके लेकिन वो 3 भी हुआ तो भी वो सफिशिएंट नहीं है, और डिजाइन आ रहा है इसलिए मैं इसे अवॉइड ही करूंगा. क्योंकि इसको अगर मैंने 4 किया बेटा, इसको अगर मैंने +1 किया, so you can see this goes almost 50% extra, which goes 200 चाहिए था 300 जा रहा है, ओवर डिजाइन है. 50% एक्स्ट्रा देके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा. सो आई हैव ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.
I will give you 5 to 10 minutes to you. My sincere suggestion is बेटा note down कीजिए. Pure mathematical calculation to know about how you are going to design this one. Okay, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए so that I can मतलब reshuffle few things which makes things much more better to you. This is must, beta. This is must. This is the clear orientation of design versus CAD modeling. कुछ नहीं है, CAD modeling में कुछ नहीं मिलेगा आपको. No CAD software will give you the info कि इसे कैसे करते हैं. No CAD software in the universe right now. आपको ये मैन्युअली ही करना पड़ेगा. एक्सेल थोड़ा ज्यादा इजी जाता है ना बेटा. इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स हैव ऑन एक्सेल so that could be give you the good idea. Give me a minute again. Just ये मैं जरूरत होगी तो ऐप पे भी अवेलेबल कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ. लेकिन डोंट डिपेंड अपॉन कि सर ऐप पे डालने वाले तो लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसे भी बच्चे होते हैं, बराबर ना. गिव मी अ मिनट. मैं आपके लिए डिस्प्ले करता हूँ पूरी तरह से. ये पेपर आउट नहीं हो रहा है. गिव मी सेकंड बेटा. पेपर आउट नहीं चल रहा है, पेज सेटिंग करना पड़ेगा. ठीक है, चलो यहाँ से पता चलेगा आपको. यहाँ से पता चल रहा है. पूरा एक्सेल रखूंगा तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी. क्या किया है ना बेटा वो समझ लो. अगर इस प्रोसेस में कहाँ पे नहीं समझा ना तो मुझे बताओ कि सर ये पता नहीं चला सर, ये आप फिर से बताओ, ये कैसे कैलकुलेट किया सर, ये ग्रेड क्या है, ये क्या है. आप पूछ सकते हो. आई विल अपडेट यू द आंसर.
Can you able to understand this in detail? ये शीट भी रहा ना बेटा, आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी क्लास में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो 8.8 की वजह से वो 800 मैंने मैन्युअली लिखा था ना, वो कैरेक्टर निकाल के कर देंगे तो पूरा सीट ऑटोमेट हो जाएगा। थोड़ा जूम करता हूँ और इस साइड से, इतना ही सिर्फ ऑटोमेट नहीं है आज के डेट में, बाकी तो सब ऑटोमेट हो चुका है। इसमें क्या पेज ब्रेक आ गया है क्या? पेज ब्रेक निकालता हूँ। ओरिएंटेशन बोलिए। Faded area we use. That's for a particular length of the board. हाँ, Particular length of the board. Sir, analyzable stress divided by 2. F1. एफओएस पे, एफओएस यहाँ पे अगर एफओएस आपने 3 किया तो देखिए सब चेंज होगा। ये तो हमने किया है, एफओएस अगर मैंने 3 किया तो एवरीथिंग विल गोइंग टू गेट चेक। ये 12 आता है, ये 9 आता है। कैन यू अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमने मैच किया था, सिर्फ यहाँ पे ही हमने मैन्युअल कैलकुलेशन रखा है, बाकी सब तरफ वी डिड मैच। और उसने जैसे बोला कि एक सफिशिएंट लेंथ के लिए वो है एरिया, लेंथ बढ़ जाता है तो फिर वो एरिया और चेंज हो जाए। गुड 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 क्वेश्चन बेटा। समझ रहे हैं थोड़ा सा? ओके, 80-90% भी अगर क्लियरिटी आती है ना, तो जब आप एक्चुअल में करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ये एटलीस्ट पता तो चलेगा ना यार कितने बोल्ट का क्या लगाने वाला है, और इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस का फॉर्मूला जिसको आता है P/A, वही तो है। सिर्फ एरिया देखना है, एरिया कहाँ से मिलेगा? कैटलॉग से मिलेगा, खत्म। आपको थोड़ी रट्टा मारते बैठना है। डन करके देखो, जरूरत पड़ी तो एक एक्सेल भी बनाओ अपने खुद का, आगे जाके बहुत काम में आएगा आपको। Load carrying capacity और इतना double click करना. Load carrying capacity. लोड कैरिंग कहाँ पे बेटा? ये Double click करना. ये 57 और इसको किया है ना।
क्लियर है बेटा? शैल वी मूव एट? बाद में कर सकते हो आप बेटा, कुछ नहीं, कुछ डाउट होगा तो मुझे बताओ आप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। इसे मैं सेव करता हूँ क्योंकि मेरे पास सेव ही नहीं है। अपना अपना बात करो यार। ठीक है, shall we close? Let's go to the next slide. Okay, head size वगैरह 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 हमने बात किया। ओके, होल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हमने बात किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द होल और उसके पिच। अभी हमने बोल्ट देखा था, उसके बाद हम होल देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो M8 M10 के भी अवेलेबल है, M12 देखिए, M14 है, M16 का है, M18। सो दीज आर दी पिच, ये भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ISO में अगर आप देखते हो तो M16 के 2 है, 0.5 0.75। कैन यू सी दिस? ये तो स्टैंडर्ड डेटा है बेटा। M8 के 3 है आपके पास, M9 को यूज नहीं करेगा ये मैंने, ओके ये भी कोई यूज नहीं करेगा 11 का, 12 के आपके पास है। ओके, सो दीज आर दी मतलब डिफरेंट पिच बेस्ड ऑन दी साइज। ओके, आपके पास स्टैंडर्ड डेटा मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड डेटा में से ये अवेलेबल है आपको, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। ओके ना, लास्ट पार्ट, लास्ट 2 पार्ट है काउंटर बोर। काउंटर बोर के बारे में हमने स्टडी भी किया था इनिशियल लेवल पे कि डायमीटर कैसे लेना है वगैरह वगैरह। उसका एक टेबल मैंने ना आपके जो डेटा आपको मैंने दिया है ना बेटा, उसमें एक टेबल है। इफ यू गो या दिस वन काउंटर बोर्ड, ये टेबल पढ़ लो बेटा। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कंसिडर द काउंटर बोर्ड। डे 1 या डे 2 में हमने इस पे लाइट्स ऑलरेडी डाला था, लेकिन वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है बेटा। अगर आप M16 बोल्ट ले रहे हो तो काउंटर बोर्ड का जो बड़ा डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, हमने जो देखा था वो बोल्ट को रेफर करके दिया था, करेक्ट है? M12 के लिए आपने देखा 12 mm उसका बोल्ट का हेड का हाइट था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो M12 जाओगे ना तो H कितना है देखिए, M12 होगा, ये देखिए M12, उसका डायमीटर है 18 और हाइट है 12। और सॉकेट साइज जो है ना बेटा, जिसमें आपको सॉकेट लगेगा, सॉकेट मतलब एलन की कौन सी लगेगी, तो 10 की एलन की लगेगी। कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? थ्रू होल स्मॉल डी, देखिए स्मॉल डी में 3 है, क्लियरेंस, क्लोज क्लियरेंस, ये एक फ्री क्लियरेंस। अगर आपको क्लियरेंस में चाहिए तो 12.5, जस्ट 12 से थोड़ा सा 0.5 ज्यादा है, और फ्री चाहिए तो 1 mm ज्यादा है, 1.5 mm ज्यादा है। ये भी आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। ज्यादा टाइट रखोगे तो चैलेंज आता है, ऑफसेट अगर हो गया तो फिर बोल्ट टेढ़ा बैठना, ये बैठना। बहुत सारे लोग अभी स्लॉट दे रहे हैं होल की जगह पे। स्लॉट देंगे तो आपको एडजस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रांसफर्स लोड है तो स्लॉट चलता है। अगर गलती से एक्सियल लोड आता है तो स्लॉट देना अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर वो स्लॉट में बहुत ज्यादा एक्सेस लोड आ गया तो फिर वो स्लॉट में मिसअलाइन करता है। ट्रांसफर लोड है तो यू कैन गो विद इट। क्लोज और फ्री में बेटा कैसा है कि सपोज अभी आपके पास कोई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, जैसे ये शुगर क्रेन जूस होते हैं, वहां पे जो बोल्टिंग अगर आप प्लेट के ऊपर प्लेट रख रहे हो, जरूरत है क्या? अगर वहां पे क्लोज करने जाओगे तो 20 रुपए का ग्लास आपको 40 रुपए में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मशीन बनाने के लिए आपको हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग मेथड करना पड़ेगा। वो शुगर क्रेन वाला 10,000 में वो मशीन लेता है, अगर आपने मशीनिंग कॉस्ट बढ़ाया तो वो 20-25,000, 30,000, 50,000 में जाएगा। अगर वो 50,000 में जाएगा तो वो उसका ROI निकालने के लिए वो 20 रुपए का शुगर क्रेन आपको 40 रुपए में देगा। जरूरत है क्या? उसकी जरूरत नहीं। उसमें थोड़ा हिल भी रहा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। लेकिन वही अगर नैनो रोबोटिक एप्लीकेशन है
SPM है, रोबोटिक्स है, जिसपे आप मशीन ही डिजाइन कर रहे हो 10 माइक्रोन में, 50 माइक्रोन में, क्योंकि वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। उस टाइम पे आप अगर वहां पे फ्री रखोगे तो कैसा चलेगा? वहां पे आपको क्लोज पे आना पड़ेगा। तो उस क्लोज के लिए अगर मशीनिंग लगेगा तो लगेगा, नो ऑप्शन। सो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन आप ये डिसाइड लेते हो। ये अभी ये जो आपने ये होते हैं फ्लैप्स होते हैं, बराबर, चेयर के फ्लैप्स होते हैं, जरूरत है क्या? नहीं है ना यार, थोड़ा हिला तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो हिलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसको ग्राइंडिंग मशीन से ग्राइंड कर रहा हूँ। जरूरत है क्या? ये मिलेगा क्या 2000 का चेयर? 2000 का 5000 में मिलेगा। आप समझ गए? रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो अरे उसको एकदम हिलेगा नहीं, एकदम पक्का बनाएंगे, नहीं यार, उससे एसोसिएटेड मशीनिंग प्रोसेस भी बढ़ते हैं, मशीनिंग टाइम बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई। दिस इज फॉर काउंटर बोर, और उसके नीचे ही काउंटर सिंक का भी दिया गया। इसको मुझे 3 बार रोटेट करना पड़ेगा। सेम है, चेंजेस सिर्फ इतने हैं, काउंटर सिंक में हेड हाइट जो होती है वो स्क्रू के लिए होती है बस। यहाँ पे बोल्ट नहीं तो स्क्रू बैठता है, और थोड़ा सा हाइट कम होगा। जो एच है ना, वो देखिए एच ज्यादा चेंज नहीं है। लुक आउट दी एच। ये भी मैंने आपके कैटलॉग्स में दिया है, कैटलॉग में आपको इसके डिटेल्स मिलेंगे। डन डन। डायमीटर बड़ा रहता है, चौड़ा रहता है ना। यहाँ पे दिया है देखो, काउंटर संक डायमीटर्स आर बेस्ड ऑन theoretical maximum head diameter। ये तो हुआ है। ओके, आई विल नॉट गोइंग टू गो इन द डेप्थ ऑफ इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वगैरह 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 वगैरह। थ्रेडेड होल प्रोसेस बताया था मैंने, करेक्ट? पहले पोजीशन, फिर मार्किंग, फिर पंचिंग, फिर ड्रिलिंग, फिर अगर आपको फिनिश तो नहीं होगा, टैपिंग फिनिश होगा तो फिर टैप नहीं करेंगे, और अगर फिनिश करना है तो सिर्फ ड्रिल होल को फिनिश करो। टैप करना है तो आप सीधा कर सकते हो। फिर टैपिंग की प्रोसेस में जिससे भी आप टैप कर रहे हो उससे पता होगा कि वो कोर्स है या फाइन है। सिंपल, दैट्स इट, फिनिश। ये जो है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो M10 का टैप चाहिए, तो M10 का टैप करना है तो 8.5 का ड्रिल होगा। क्यों? क्योंकि M10 का पिच 1.5 होता है, तो 10 माइनस 1.5 इज द ड्रिल साइज। 20 डीप है, ये पूरा डीप नहीं है, 20 डीप है, तो ड्रिल 20 डीप है। और उसके बाद टैप का डीप जो है ना, ये नीचे 15 mm, 5 mm नीचे ड्रॉप जाएगा। कोई ऐसे भी यूज करता है, कोई डायरेक्ट फ्लैट भी लेता है। नॉर्मली बोल्ट होगा तो फ्लैट ही लगता है, स्क्रू होगा तो स्क्रू को आगे की साइड पे एंकर टोक होता है ना, तो उसके लिए लगता है। बोल्ट होगा तो फ्लैट ही आएगा।